हेलो, गुड मॉर्निंग। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोविंदपुरा की ऑनलाइन क्लासों में आर के शर्मा के द्वारा आपका स्वागत है। मैं व्यवसाय प्रबंधन का अध्यापक आर के शर्मा। मैं आपको कल जो है सिद्धांत और तकनीकों के बारे में पढ़ाया कि कौन कौन से सिद्धांत कौन कौन सी तकनीकें हैं, इसके बारे में अपनी चर्चा की। इसके बाद आज जो है मैं आपको चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पीटर ड्रकर के बारे में मैंने आपकी जीवनी के बारे में पढ़ाया, उनके परिचय के बारे में पढ़ाया कि उसने क्या किया, कौन कौन से जो अलंकृत पुरस्कार उसने प्राप्त किए, कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त करके जो उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें उन्होंने लिखी, कब लिखी, क्या किया उसने। लेकिन प्रबंध के उद्देश्य के बारे में बहुत अच्छा जो है विचारक माना जाता है। फिर मैंने आपको जो उसके बाद ट्रक की जो परिचय के बाद मैंने आपको पढ़ाया कि तकनीकी प्रबंध के कार्य में तकनीकें कौन कौन सी हैं। वर्तमान में तकनीकें जो है 12 हैं, जिनके बारे में मैंने आपको कल चर्चा की। इसके बाद आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा 3 तकनीकें हैं जो आपके लेसन में महत्वपूर्ण तकनीक है। और महत्वपूर्ण तकनीक जो है 3 है। वो सबसे पहला एक है उद्देश्य द्वारा प्रबंध, और दूसरा है अपवाद द्वारा प्रबंध, और तीसरा है व्यूह रचनात्मक प्रबंध। आज मैं उन्हीं के बारे में चर्चा करूंगा कि प्रबंध और तकनीकी में सबसे पहला उद्देश्य है उद्देश्य द्वारा प्रबंध, कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध किस प्रकार किया जाता है। तो उद्देश्य द्वारा प्रबंध के बारे में अपन चर्चा करेंगे। उद्देश्य द्वारा प्रबंध है। उद्देश्य द्वारा प्रबंध में जो है मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव्स, MBO कहते हैं इसको। 20वीं शताब्दी में प्रबंध जगत में अनेक नई अवधारणाएं और नए तकनीकों का विकास हुआ है। उद्देश्य द्वारा प्रबंध इनमें से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रबंध तकनीक एवं विचार है। अनेक विचार आए हैं 20वीं सदी में, अनेक जो है 12 जो तकनीकी विचार नई अवधारणाएं आई हैं, इनमें से सबसे प्रमुख माने जाते हैं उद्देश्य द्वारा प्रबंध। इसमें से तकनीक और विचार हैं। 1954 में पीटर ड्रकर ने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया। 1954 में इस विचारधारा का प्रतिपादन जो है पीटर ड्रकर ने किया था। इस विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसके बाद प्रोफेसर इसले ने परिणामों द्वारा प्रबंध का नाम दिया। टेरी ने कहा है कि प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है, यह कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके बाद कुंटज और डोनेन ने कहा है स्पष्ट उद्देश्य के बिना प्रबंध करना एक अव्यवस्थित और अलट टप्पू कार्य होता है। इसलिए कुंटज ने कहा, डोनेन ने कहा गया कि बिना उद्देश्य के अगर कोई कार्य किया जाता है तो ना तो उसमें व्यवस्थित रूप से कार्य होता है और न जो है उसको बेकार कार्य माना जाता है। इसलिए पहले जो भी कार्य किया जाता है उसके पहले उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं। उद्देश्य द्वारा प्रबंध नंबर 1। उद्देश्य द्वारा प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी संस्था के प्रबंधक और अधीनस्थ और संयुक्त रूप से मिलकर के संस्था और विभागीय उद्देश्य का निर्धारण करते हैं और फिर उसकी प्राप्ति के लिए प्रबंध की क्रियाओं का संचालन करते हैं या क्रियाएँ करते हैं। तो नंबर 1 उद्देश्य हो गया प्रबंध द्वारा उद्देश्य में नंबर 1 हो गया। नंबर 2 उद्देश्य द्वारा प्रबंध का हो गया कि प्रबंध के सरल अवधारणा है कि जिसमें वांछित प्रेरणाओं को प्राप्त करने के लिए क्रियाओं को संचालित किया जाता है। अगर वांछित अगर प्रेरणाओं को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा, क्रियाएं संचालित करनी होगी। प्रगति के बारे में बताया जाए स्वभाव ये एक कार्यात्मक अवधारणा है। यह अवधारणा उद्देश्य के लिए निर्धारित की प्रक्रिया पर बल देता है। दूसरा है कि इसमें संबंध परिणाम से माना जाता है। इसका स्वभाव या इसकी प्रगति होता है कि इसका जो संबंध होता है इसके परिणाम पे माना, क्योंकि उद्देश्य रख दिए जाते हैं और उद्देश्य रखने के बाद हमें परिणाम की तरफ ध्यान देना पड़ता है कि हमें क्या परिणाम प्राप्त हुए, इसलिए उसका संबंध परिणाम से आता है, माना जाता है। और नंबर 3 ये विचारधारा सहभागिता पर विचार पर आधारित होती है। सहभागिता मानी जब तक भाग नहीं लोगे, जब तक उद्देश्य ये विचारधारा सहभागिता के आधार है, क्योंकि सभी को सहयोग करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो संस्था हो, चाहे जो अदरवाइज अधीनस्थ हो, चाहे कर्मचारी हो, तो सभी को कम से कम उनको भाग लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो प्रबंध के उद्देश्य के महत्व या लाभ कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला लाभ यह है कि
लाभ कौन कौन से हैं, प्रबंध के उद्देश्य का महत्व और लाभ तो इसमें बताया जा रहा है। उद्देश्य द्वारा प्रबंध के अनेक लाभ हैं। इनमें महत्वपूर्ण लाभ संस्था, प्रबंधक और अधीनस्थ कर्मचारी सभी लाभान्वित होते हैं उद्देश्य के द्वारा प्रबंध में। इसमें होने वाले लाभों की 3 वर्गों में बांटा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि उद्देश्य द्वारा लाभ, प्रबंध के उद्देश्य का जो प्रबंध का उद्देश्य का महत्व का लाभ इसलिए होता है कि सभी व्यक्ति को पहले इसके एजेंडा बना लिया जाता है। पहले इसमें जो बना लिया जाता है कि कौन कौन से कार्य या कौन कौन से उद्देश्य को हमें प्राप्त करना है। तो इसमें बहुत सुविधाएं रहती हैं कि अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है या परिणाम को प्राप्त करना है तो सबसे पहले उसका उद्देश्य बना लिया जाता है। उद्देश्य बनाकर ही अगर उस पर कार्य किया जाए या अमल किया जाए तो लक्ष्य आसानी से प्राप्त होता है और परिणाम भी बहुत अच्छा आता है। अगर परिणाम बहुत अच्छा आता है इसका मतलब होता है संस्था में कुछ परिवर्तन हो रहा है, संस्था आगे बढ़ रही है। इसलिए करें कि उद्देश्य अगर बनाए जाते हैं या उद्देश्य द्वारा प्रबंध किया जाता है तो इसमें क्या क्या लाभ है, किस किस को लाभ होगा, किसको लाभ ज़्यादा होगा। इसलिए इसके महत्व और लाभ में सबसे पहले मैं बताऊंगा कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध के लाभ में सबसे पहले आता है कि लाभ किसको होता है। तो सबसे पहले लाभ होता है संस्था को। फिर दूसरा लाभ किसको होता है, उच्च प्रबंधकों को लाभ होता है। तीसरा होता है अधीनस्थों को लाभ होता है। इसलिए 3 पॉइंट जो है उद्देश्य के द्वारा प्रबंध में 3 पॉइंट हैं। संस्था को लाभ होता है पहला, दूसरा लाभ होता है उद्देश्य के द्वारा लाभ। उद्देश्य जो द्वारा महत्व में सबसे पहले संस्था को लाभ होता है, दूसरा उच्च प्रबंधकों को लाभ होता है और तीसरा अधीनस्थों को लाभ होता है। देखिए अब इसमें प्रबंध के उद्देश्य के द्वारा जो संस्था को क्या लाभ होता है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि संस्था को कौन कौन से लाभ होते हैं। तो सबसे पहला जो लाभ उद्देश्य अनुसार प्रबंध को अपनाने से एक संस्था को निम्न लाभ होते हैं। नंबर 1, प्रबंध की इस प्रणाली से संस्था के प्रबंधकीय कौशल और एवं निष्पादन में सुधार होता है। अगर उद्देश्य रख लिए जाते हैं तो प्रबंध की इस प्रणाली से संस्था के प्रबंधकीय कौशल और निष्पादन में सुधार होता है। दूसरा लाभ होता है कि उद्देश्य के स्पष्ट निर्धारण कार्य योजना का निर्माण के लिए निर्धारण से प्रभावी नियोजन संभव है। अगर उद्देश्य स्पष्ट हो, निर्धारण हो तो कार्य लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, प्रभावी नियोजन संभव है। तीसरा लाभ है कि इस प्रणाली से कर्मचारियों की भूमिका, सत्ता या दायित्व, कार्य आदि स्पष्ट हो जाते हैं। भूमिका, सत्ता, दायित्व जो है स्पष्ट हो जाते हैं। चौथा लाभ ये है कि उद्देश्य अनुसार प्रबंध कर्मचारियों में अपने कार्य और उद्देश्य के प्रति वचनबद्धता उत्पन्न करता है। उद्देश्य अनुसार अगर प्रबंध का कर्मचारियों में अपने कार्य करने के उद्देश्य के बारे में प्रतिक्रिया हो जाती है कि उनको ये मालूम चल जाता है कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, हमारा उद्देश्य ये है, तो वो अपने उद्देश्य के प्रति क्या हो जाते हैं, वचनबद्धता हो जाती है। वचनबद्ध में वचनों में बन जाते हैं या वचन की दृढ़ता अपनाते हैं ताकि उन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। पांचवा लाभ इसमें बताया कि पांचवा लाभ है कि इसमें कर्मचारियों के लक्ष्य योजनाएं, क्रियाकलाप आदि पर नियंत्रण बना रहता है। इसमें क्या होता है कि अगर उद्देश्य रख लिए जाते हैं तो इसमें कर्मचारियों के लक्ष्य, योजनाओं या क्रियाकलाप पर नियंत्रण रहता है कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, ये हमारा उद्देश्य है। इसलिए संस्था को उद्देश्य प्रबंध के द्वारा बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये संस्था को लाभ है। प्रबंध की इस प्रणाली से संस्था के प्रबंधकीय कौशल का एवं निष्पादन में सुधार होता है। उद्देश्य स्पष्ट होते हैं तो निर्धारण करने से प्रभावी नियोजन संभव होता है। तीसरा है कि इस प्रणाली से कर्मचारियों की भूमिका, सत्ता और दायित्व आदि का स्पष्ट हो जाता है कि क्या दायित्व है, क्या सत्ता है, क्या किस प्रकार के कार्य है, तो उसका स्पष्ट हो जाता है। चौथा है कि उद्देश्य अनुसार प्रबंध कर्मचारियों में अपने कार्य व उद्देश्य के प्रति वचनबद्ध हो जाते हैं। पांचवा यह है कि इससे कर्मचारियों के लक्ष्य का योजनाएं, क्रियाकलाप आदि जो पर नियंत्रण बना रहता है। इसलिए मैंने आपको उद्देश्य, संस्था को लाभ, आगे जो कल टॉपिक चलेगा वो चलेगा उच्च प्रबंधकों को लाभ क्या है। इससे अगला टॉपिक है अधीनस्थों को जो है उद्देश्य द्वारा लाभ कौन से हैं, तो मैंने आपको बता दिया है।
कि प्रबंध और तकनीकी में उद्देश्य द्वारा प्रबंध किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले उद्देश्य द्वारा प्रबंध के बारे में जो है पीटर टैकर ने 1950 में जो है इनके बारे में समझ में कहा। 54 में उन्होंने 50 के बाद 54 में जो है उन्होंने पीटर टैकर ने इसको प्रतिपादित किया। फिर कई विद्वान आए जो अलग अलग उन्होंने अपना उद्देश्य रखा, अलग अलग परिभाषाएं भी दी हैं। टेरी के अनुसार प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है और ये कुछ उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और कुंटज और डोने ने स्पष्ट उद्देश्य के बिना प्रबंध करना एक अव्यवस्थित और अल्पटप्पू कार्य होता है। इसलिए उद्देश्य द्वारा प्रबंध जो किया जाना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति के बारे में बताते हैं कि इसके कार्य क्या है, इसका स्वभाव क्या है। तो मैंने 3 पॉइंटों के बारे में आपको बताया। इसलिए आज जो मैंने आपको टॉपिक करवाया है प्रबंध के उद्देश्य द्वारा कि प्रबंध के उद्देश्य से क्या लाभ है, इस लाभ को प्राप्त करने के लिए जो है मैंने आपको पढ़ाया है। इसलिए आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि उद्देश्य के द्वारा प्रबंध को कौन कौन से लाभ हैं, उस लाभों की चर्चा मैंने आपको करवाई है। 5 लाभ हैं, 5 लाभों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और आज इतना ही है। कल जो है आपको कर्मचारियों को लाभ, उद्देश्य द्वारा प्रबंध के कर्मचारियों को क्या लाभ है और अधीनस्थों को क्या लाभ है। जय हिंद।